So, shock is a progressive disorder that leads to death if the underlying problems are not corrected. The exact mechanism of sepsis related death are still unclear. Aside from increased lymphocyte and enterocyte apoptosis, cellular necrosis is minimal. यानी कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेप्सिस की वजह से जो डेथ्स होती हैं ना, उस उनकी रीज़न अभी तक उनको इतनी क्लियर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट के सेप्सिस के अंदर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाता है और जो आपके जीआईटी के सेल्स हैं उनकी अपॉप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है। बट कि हाइपोक्सिया की वजह से, शॉक की वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से जो सेलुलर नेक्रोसिस देखा गया है वो मिनिमल है। Death typically follows a failure of multiple organs. Death always results in shock, basically. Death always results from the failure of delivery of oxygen to the vital organs, ठीक है, which are basically your brain, your heart, your lungs, and your kidneys, ठीक है, which usually offer no morphological clues to explain their dysfunction. For hypovolemic and cardiogenic shock, however, the pathways leading to a patient's demise are reasonably well understood एंड दे आर मोस्ट कॉमन एज वेल। उनके अंदर वो कह रहे हैं कि हम लोग देख सकते हैं, आपको कॉज पता चल जाती है कि इसमें शॉक है या इसमें इस वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। बट जो सेप्टिक शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक है उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है डिमाइज करना कि इस पेशेंट की डेथ किस काइंड ऑफ शॉक की वजह से हुई है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम सारी बातें पढ़ रहे हैं ना कि एक पेशेंट है, उसका दिल ख़राब हो गया है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक है, ये बाहर से हमें नज़र तो नहीं आ रहा, हमें पेशेंट को देख के कैसे पता चलेगा ये शॉक में है या नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लिनिकली। ये सारी बातें तो हम पैथोफिजियोलॉजी के लिहाज से पढ़ रहे हैं ना। पेशेंट आपके सामने आता है, आपको कैसे पता चलेगा वो शॉक के अंदर है? उसके लिए आप देखते हैं 3 से 4 चीज़ें। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। शॉक का पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप उसके वाइटल साइंस देखते हैं, उसकी पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। पल्स उसकी हमेशा मोस्ट 95% ऑफ द केसेस के अंदर टेकिकार्डिक होती है और ब्लड प्रेशर उसका कम होता है। क्यों ये उल्टा काम क्यों होता है? क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, वेजोडाइलेशन हुई है। ये तो यही 2-3 चीज़ें हो रही हैं ना। बेसिकली न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर भी कार्डियोजेनिक तो नहीं, न्यूरोजेनिक के अंदर, एनाफाइलेक्टिक के अंदर, और जो हमने पढ़ा है सेप्टिक शॉक, इन तीनों के अंदर वेजोडाइलेशन हो रही है और वेजोडाइलेशन कॉजेज ब्लड प्रेशर टू डिक्रीज। और हाइपोवोलीमिया के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जब कार्डियक एक्टिविटी कम होगी तब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हर शॉक के अंदर ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है। सो उसको कंपेंसेट करने के लिए जब ब्लड प्रेशर कम होता है, आपको पता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपने पढ़ा है, वो एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, वो आपकी पल्स को बढ़ा देता है, यानी वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। दैट्स वाई शॉक पेशेंट के अंदर शुरू के टाइम के अंदर पल्स और बीपी ऑपोजिट चल रहे होते हैं। और आप उसका रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, वो भी इस कंपनसेशन की वजह से बढ़ा हुआ होगा। तो पल्स भी बड़ी होती है, रेस्पिरेटरी रेट भी बड़ा होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा होता है। और जब इतना डैमेज हो जाता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी फेल हो जाते हैं, तब पेशेंट की फिर पल्स और रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप करने लग जाती है। उस टाइम पेशेंट फिर इरिवर्सिबल शॉक में चला गया होता है, ठीक है। सो अभी हम पढ़ते हैं। So, unless the insult is massive and rapidly lethal, like exsanguination from a ruptured aortic aneurysm, कोई aorta के अंदर aneurysm था, local dilatation थी, वो रप्चर हो गई, तो आपको पता है हार्ट का पंप करने के बाद सारा ब्लड aorta में आता है। जब सारा aorta ही रप्चर कर गया, सारा ब्लड आपका हेमरेज हो जाएगा, रिलीज होगा बॉडी कैविटीज़ के अंदर, वो किसी भी वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं जाएगा। तो बहुत रैपिडली लीथल इंजरी है ये। शॉक टेंड्स टू इवॉल्व थ्रू 3 जनरल स्टेजेस। शॉक की 3 अब वो स्टेजेस बता रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, एक स्टेज होगी थोड़े टाइम के लिए नॉन प्रोग्रेसिव, यानी उसमें शॉक बढ़ेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए जिस स्टेट पर वो डेवलप हुआ है उसी स्टेट पर रहेगा। और रिवर्सिबल स्टेट होगी। दूसरी स्टेट होगी प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसमें वो फिर बढ़ने लग जाएगा, वर्सन होने लग जाएगा। और एक थर्ड स्टेज होगी इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक में चला जाएगा, वापस उसको लाना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। An initial non-progressive stage during which reflex compensatory mechanisms are active, जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में, उसके बैरोरिसेप्टर, सिंपैथेटिक, कंपनसेटरी, ये रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होंगे, वाइटल ऑर्गन की परफ्यूजन को मेंटेन किया जाएगा, उसको हम नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं। फिर प्रोग्रेसिव स्टेज आती है जिसमें टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टिश्यूज़ हैं उनका ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनके डैमेज स्टार्ट होता है। दैट इंक्लूड्स वर्सनिंग सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट, जिसमें एसिडोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें इतनी इंजरी हो गई है कि अब आप चाहे उसका सारा कुछ सही भी कर दें तो वो टिश्यू, जब एक चीज़ डेड हो गई है तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। सेम इज़ द केस, आप जो मर्जी कर लें, वो सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये 3 स्टेजेस हैं। In the early non-progressive phase of shock, various neurohormonal humoral mechanisms help maintain cardiac output and blood pressure.
वो जो मैंने आपको बात बताई कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है शॉक के अंदर, तो पेशेंट, हमारी बॉडी उस ब्लड प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाएगी, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगी और डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करेगी जो इन कामों में हेल्प करेंगे। लाइक रिलीज ऑफ कैटेकोलेमिन्स, बेसिकली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो रहा है, एडीएच रिलीज होगा ताकि वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कराई जाए। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़े। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। और द नेट इफेक्ट इज टैकिकार्डिया, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड रीनल फ्लूइड कंजर्वेशन। ये 3 काम कंपनसेशन से हो रहे हैं। ठीक है, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ऑन हुआ है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है बेसिकली, सो वो कराएगा। और रीनल फ्लूइड कंजर्वेशन रेनिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज की वजह से हो रही है। अच्छा, क्यूटेनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक शॉकी स्किन कूलनेस एंड पैलर। जो शॉक का पेशेंट होता है ना, चूँकि उसमें, क्योंकि आपकी स्किन अभी हमारे लिए शॉक के पेशेंट के अंदर वाइटल ऑर्गन्स को बचाना प्रायोरिटी है। स्किन को, मसल्स को हम लोग, हमारा नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म ये है कि उनकी ब्लड सप्लाई उस टाइम बहुत कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है शॉक के पेशेंट की वो कोल्ड और क्लेमी हो जाती है, यानी बहुत चिकनी सी स्किन हो जाती है, कूल हो जाती है, पैलर हो जाती है, ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ सेप्टिक शॉक के अंदर चूँकि पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हुई होती है, वहाँ पर आपको जो है वो वार्म और फ्लश स्किन मिलेगी, बाकी ओवरऑल कूल और क्लैमी होती है। कोरोनरी एंड सेरिब्रल वेसल्स आर लेस सेंसिटिव टू सिंपैथेटिक सिग्नल्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इफ़ यू हैव रेड, दे बोथ आर मेंटेन्ड बाय द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। क्योंकि अगर हम कोरोनरी और सेरिब्रल वेसल्स को अपनी बॉडी के स्टेट के ऊपर छोड़ दें तो ज़रा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ, उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई, जो ब्लड का सप्लाई बंद हो गया। सो ऐसा नहीं होता, उनकी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई हुई है कि वो लोकली अपने हालात के अकॉर्डिंग एडजस्ट की होती है उनकी ब्लड वेसल्स की जो टोन है। ठीक है, सो हम लोगों ने अपनी पूरी बॉडी में वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई ताकि जो सारा ब्लड है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जाए। अच्छा जी, इफ़ द अंडरलाइंग कॉजेज आर नॉट करेक्टेड, शॉक पासेस इम्परसेप्टिबली टू द प्रोग्रेसिव फेज। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो अगली स्टेज पे चला जाएगा, उस पर भी ट्रीटमेंट ना हुआ तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाएगा, फिर आप चाहे ट्रीटमेंट कर भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली चीज़ है। तो प्रोग्रेसिव स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय वर्स वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया, और जिसमें एसिडोसिस हो रहा है और मेटाबॉलिक डैमेज हो रहा है। ठीक है, द रिजल्टेंट मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस हो क्यों रहा है? बेसिकली जब ऑक्सीजन नहीं मिली टिश्यूज़ को तो वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, उनको एनर्जी चाहिए, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड विल गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, और जब एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ नॉन एज एसिडोसिस। सो बेसिकली लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच कम हो जाएगी और वेजो मोटर रिस्पॉन्स पीएच से भी अफेक्ट होता है तो वो भी डिसरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्टेरियोलर डायलेटेशन हो जाएगी और वेनो डायलेशन हो जाएगी, और वही सारा कुछ पेशेंट जो है वो शॉक में फर्दर प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन द प्रोसेस इवेंचुअली एंटर्स एन इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें वाइड स्प्रेड सेलुलर इंजरी है, लाइसोसोमल एंजाइम लीकेज होगा, सारे ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन वर्सनिंग हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी बॉडी में वेजोडाइलेशन हुई हुई है। जीआईटी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो आपका सर्कुलेशन में आ जाएगा, यानी जो बैक्टीरिया नेचुरली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे, और फिर चाहे पहले जिस भी रीज़न की वजह से शॉक से था, सुपर इम्पोज सेप्टिक शॉक, बैक्टीरियमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। ठीक है, और फिर इस्कीमिक इंजरी की वजह से रीनल फेलियर और हार्ट फेलियर और ये सारा कुछ हो सकता है, और पेशेंट अल्टीमेटली जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी सारी स्टेजेस और टाइप थी शॉक की। शॉक की इन्होंने मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है कि आपको टिश्यूज़ की अपीयरेंस कैसी नजर आएगी। एक तो आपको वेसल्स के अंदर माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस मिलेगा, टिश्यू के अंदर हाइपोपरफ्यूजन मिलेगी, थ्रोम्बोसिस के अंदर फाइब्रिन थ्रोम्बाई, एड्रिनल सेल के अंदर एड्रीनोकॉर्टिकल सेल लिपिड डिप्लीशन मिलेगी, लंग्स के अंदर चूँकि बेसिकली they try to resist hypoxia as much as possible, but जो है वो sepsis और trauma can precipitate diffuse alveolar damage, जिसको हम शॉक लंग कहते हैं। ठीक है, सो हर टिश्यू अपने तौर पे उसमें इंजरी हो रही होगी और वो उसको सफ़र कर रहा होगा। उसके बाद है जो क्लिनिकल कोर्स जो मैंने बताया, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक डिपेंड्स ऑन द प्रेसिपिटेटिंग इंसल्ट। हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक्स के अंदर पेशेंट एग्जिबिट हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स होगी, टेकिपनिया होगा यानी रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा, कूल क्लेमी साइनोटिक स्किन होगी। ठीक है, सेप्टिक शॉक के अंदर बता दिया स्किन वार्म और फ्लश्ड होती है क्योंकि वेजोडाइलेशन इज द रीजन। द प्राइमरी थ्रेट टू लाइफ इज द अंडरलाइंग इनिशिएटिंग इवेंट। जो भी चीज़ इस शॉक की वजह बनी है ना, मसला उसके अंदर है। शॉक को ट्रीट नहीं करना, आपने कॉज को ट्रीट करना है। ठीक है, हाउएवर द कार्डियक सेरिब्रल एंड पल्मोनरी चेंजेस रैपिडली एग्रेवेट द सिचुएशन। इफ पेशेंट सर्वाइव द इनिशियल पीरियड
अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उसको फ़ौरन से जो अंदर डैमेज चल रहा है उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस वेरीज एंड दैट्स ऑल। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समरी दी हुई है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारी बता दी, क्लिनिकल कोर्स में भी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही बता दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर शॉक, ठीक है। मैंने बहुत आसान अल्फाज में कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके माइनर्स ब्लॉक 3 का बेसिकली पार्ट है। पैथोलॉजी के अंदर या ऑस्पी स्टेशन में भी इसमें तस्वीर और तो कोई नहीं है, यही इसमें डायग्राम है। इस डायग्राम से रिलेटेड पूछा जा सकता है या कोई इससे रिलेटेड शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे ऑस्पी में पूछे जा सकते हैं। बाकी ऑस्पी के वैसे सिलेबस के अंदर ये नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस के अंदर रिटर्न के सिलेबस में से भी ऑस्पी आ जाती है। सो दैट्स वाई आई वॉज टेलिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी माइनर्स के फॉर ऑल ऑफ योर ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो फॉर आगे भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो आपके जो है वो माइनर्स अवेलेबल हैं अगर आप एग्ज़ाम में गुड मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव यूज्ड एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दोज वीडियोज़। तो आप ज़रूर यूज़ करें, अपने जूनियर्स को बताएं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।